हेलो बच्चों, वेलकम टू एस के विद्या मंदिर। बच्चों 20 जनवरी को जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए मैं 20 क्वेश्चनों की सीरीज करा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ट्रिक के साथ आपको हर एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। किसी भी क्वेश्चन को में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप बहुत जल्दी ही क्वेश्चनों को करेंगे। जो भी बड़ा से बड़ा सवाल होगा उसको हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, तो इसलिए बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य का 5/4 गुना है, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के 5/4 गुना है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से देखिए तो इस 4 को इधर करेंगे तो 4 क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 5। ठीक है, यानी अगर हम इसको सही तरीके से करें तो देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा, और विक्रय मूल्य इधर ले आओ। ठीक है, तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेंगे भाई, विक्रय मूल्य को इधर बटा मिलाएंगे तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य बराबर 5/4 है। तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया, 5। ठीक है, और विक्रय मूल्य को नीचे वाले को बराबर कर लो 4। अब ये बताओ कि क्रय मूल्य ज़्यादा है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। क्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए हानि होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो हानि होगी। अब कितने की हानि होगी, तो क्रय मूल्य में हम विक्रय मूल्य घटा लेंगे तो 1 की हानि हुई। ठीक है, फिर क्या निकलवा रहा, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि 1 की है, ठीक है, गुणे 100, अब बटा क्रय मूल्य 5 है, तो 5 से कटा 20%, यानी 20% की क्या हो गई, हानि। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हम रोमन संख्या प्रणाली में 50 को कैसे लिखते हैं। हम रोमन संख्या प्रणाली में 50 को कैसे लिखते हैं, तो देखिए आज मैं आपको रोमन संख्या के बारे में बताने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि हम रोमन संख्या प्रणाली में 50 को कैसे लिखते हैं। तो देखिए रोमन में टोटल रोमन अंक जो होते हैं टोटल वो 7 होते हैं। पहला होता है आई, दूसरा होता है वी, तीसरा होता है एक्स, चौथा होता है यल, पांचवा सी, और फिर डी, और फिर यम। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान से देखिए, यही 7 अक्षर होते हैं, इसी से पूरी रोमन अंक यानी रोमन संख्याएं लिखी जाती हैं। जो आई होता है वो 1 को प्रदर्शित करता है, वी 5 को, यक्स 10 को, यल 50 को, सी 100 को, ठीक है, डी 500 को, और यम 1000 को प्रदर्शित करता है। और इन्हीं अंकों का यानी 7 अंकों का प्रयोग करके हम टोटल पूरे अंक लिखते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी आप देखिए, इसमें यल को यानी 50 को हम क्या लिखेंगे, यल। ठीक है, अगर और ज़्यादा जो अगले वाले वीडियो पर अगर ये रोमन अंक वाला आएगा तो उसको मैं विस्तार से बता दूंगा कि किस तरह से हम रोमन संख्याएं लिखते हैं। ठीक है, अभी देख लीजिए कि 50 को हम कैसे लिखेंगे, यल में, इसलिए 42 का जो क्वेश्चन ऑप्शन होगा वो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं एक तथा अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 97 होती है। ठीक है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी सम संख्या होगी उसे हम 9 से स्टार्ट करेंगे, और फिर 9 के बाद फिर एक और 9 ले लेंगे। ठीक है, अब लास्ट में सम संख्या कौन सी होती है, जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वही सम संख्या होती है, इसीलिए लास्ट में हम क्या रख लेंगे, 8। ठीक है, क्यों, तभी ये सम बनेगी। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या 998 हो गई। ठीक है, सम वाली, और अभाज्य संख्या क्या होती है, 97। अब अगर इनके दोनों के बीच का अंतर निकालें यानी घटाएं तो क्या हो जाएगा, 8 में 7 गया 1, 9 में 9 गया 0 और 9, तो ये यानी कि 901 हो जाएगा। और 9 से 1 कौन सा करेक्ट आंसर है, डी।
तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है 3 गुणे 9 गुणे 0 गुणे 5। तो किसी भी संख्या में, चौथा क्वेश्चन है ये, ठीक है, 3 गुणे 9 गुणे 5 और 0 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। तो अगर हम किसी भी संख्या में, वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसमें अगर किसी जीरो का गुणा हो रहा है तो पूरी तरह से वो संख्या क्या हो जाती है, जीरो। अब अगर हम 3 में 9 को गुणा करेंगे तो 27 आएगा, 7 में 35 का गुणा करेंगे, 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 आएगा। लेकिन बीच में जीरो का गुणा हो रहा है तो इसे भी जीरो कर लेगा, इससे भी जीरो कर लेगा, यानी टोटल जो गुणा का आंसर आएगा वो जीरो आएगा। इस तरह से यानी किसी भी संख्या में अगर टोटल सभी संख्याएं, सभी अंक या सभी संख्याएं गुणा पे लिखी हैं और उसमें बीच में एक जीरो का भी गुणा है, तो या मान लीजिए कि वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है 5वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भिन्न का सवाल है और बहुत बार पूछा गया है। क्या है कि एक ड्रम पानी का 3/4 भाग भरा हुआ, यदि इसे भरने के लिए 35 लीटर पानी की और आवश्यकता हो तो ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है, ये हमें बताना है। तो देखिए मैं इसमें आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये ड्रम है, ठीक है, ये ड्रम है, ठीक है। अब ये ड्रम है, इसमें 3/5 भाग 3/4 भाग पानी भरा हुआ है। तो 3/4 हम देखते हैं, 3/4 मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक पानी भरा हुआ है, 3/4 यहाँ से ऐसे। अब इसमें जो ऊपर भरा है, यानी इसे पूरा भरने के लिए, यहाँ से यहाँ तक भरने के लिए 35 लीटर पानी चाहिए, ठीक है। यानी जितना ये बचा हुआ है उसमें अभी 35 लीटर पानी और आ जाएगा। तो देखिए भरा हुआ भाग हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। भरा कितना है, भरा है 3/4, और जो खाली हुआ भाग है उस पर 35 लीटर पानी आ सकता है। तो देखिए भिन्न का एक रूल होता है, कभी भी अगर भिन्न के सवाल करना है तो जो चीज़ हमारा मतलब जिसकी मात्रा दी हो, मात्रा उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए लीटर है, मात्रा यानी जो परफेक्ट संख्या दी हो, है ना। तो 35 लीटर एक परफेक्ट संख्या है, तो खाली 35 लीटर है, तो जिस चीज़ की मात्रा दी है उसी का भाग ज्ञात करो, यानी उसी की भिन्न लाओ, ठीक है। तो भरा हुआ 3/4 है और ड्राम तो एक ही है ना। तो भिन्न में अगर हम पूर्णांक की बात करें, भिन्न का पूर्णांक जो होता है, तो भिन्न का पूर्णांक होता है 1, ठीक है। यानी पूर्णांक हमेशा 1 होता है, यानी एक भाग से कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं होती भिन्न में, ठीक है। तो अगर भरा हुआ 3/4 है तो खाली भाग हमारा जो होगा वो 1 में अगर हम 3/4 को माइनस कर दें, है ना, 3/4 को अगर हम 1 में माइनस कर दें तो हमारा जो खाली भाग है वो निकल आएगा। तो 4 और 1 का लासा होगा 4 का इधर गुणा, 4 1 का 4, 3 1 का 3, यानी खाली भाग क्या हो गया, 1/4, ठीक है। अब खाली भाग भी पता चल गया और खाली की मात्रा भी दी है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर। तो 35 लीटर यानी बराबर है, ठीक है। अब 4 का इधर तिरक गुणा करेंगे तो ऐसे ऐसे, तो 35 गुणे 4, तो 4 पंचे 20, 4 3 12 दूने 2, 140 लीटर, यानी इस पूरी टंकी पर 140 लीटर पानी आएगा, पूरी टंकी पर, ठीक है। तो पूरी टंकी पर 140 लीटर पानी आएगा, लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो ड्रम में कितने लीटर पानी भरा है। तो अब अगर हमें निकालना है कि कितना लीटर भरा है, तो भरा कितना है, 3/4 भाग, तो अब इसका का लगा के हम निकाल लेंगे, 140 लीटर का 3/4, ठीक है। तो 140 गुणे 3/4, 4 से काटेंगे, 4 3 12, और फिर 2 बचा 20 हो गए, 4 पंचे 20 और 35 तिरको 105 लीटर, यानी 105 लीटर पानी भरा था और 35 लीटर और भरना पड़ेगा, तो टोटल 140 लीटर पानी उस ड्रम में आया, और इसका जो आंसर होगा वो 105 लीटर करेक्ट हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6वां। -1 को समझना, -1 का -1 से 111 बार गुणा करने पर गुणनफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए कब आप सबको पता है कि 1 का 1 में चाहे जितनी बार गुणा किया जाए 1 ही आएगा, ठीक है।
लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि -1 का -1 पर गुणा, ठीक है। तो 1 में 1 का गुणा करने पर तो 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब माइनस प्लस में दिक्कत हो रही है। तो अगर हम -1 का -1 से इस तरह से 111 बार करना, 111 बार, ठीक है। तो 1 का 1 में गुणा करने से तो 1 ही आएगा, लेकिन प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये चीज़ सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए -1 ये वाला तो छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि -1 का -1, तो ये वाला 1 जोड़ लीजिए और 111 एक और, तो 111 और 1 12, तो -1 के घाते 112। घात का मतलब होता है किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए 5 के घाते 3, तो इसका मतलब ये होता है कि 5 का ही 5 में 3 बार गुणा, ठीक है। इसलिए -1 का 112 बार गुणा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर अब इस घात को देखना, अगर ये घात सम है, घात सम है, ठीक है, तो +1 आएगा, ठीक है। और अगर घात ये विषम होती, मान लीजिए कि -1 के पावर 111 होता, तब ये विषम होती, तो इसका जो आंसर होता वो -1 आता। यानी अगर घात विषम में रहे और -1 के विषम पे रहे तो -1 आता है। अगर +1 मान लीजिए -1 के घाते सम घात हो, 12 हो, 112 हो, 200 हो, तब इसका मान +1 आएगा, ठीक है। अब ये 112 क्यों हुआ? क्योंकि इस वाले भी 1 को इस पर शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तब 111 ये 1 हुए और 1 ये, तो टोटल 112 हो गए, इसीलिए +1 इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां ये है, एक नृत्य समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 30% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के लिए 630 टिकट हैं, तो कुल कितने टिकट बिके, ठीक है। अब देखिए कह रहा क्वेश्चन कि प्रथम श्रेणी के लिए 30% टिकट हैं, ठीक है। प्रथम श्रेणी के लिए 30% टिकट हैं और सारे टिकट बिक गए हैं, जो भी टिकट हैं कुल, यानी जितने भी टिकट थे वो बिक गए हैं। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के लिए 630 टिकट हैं, ठीक है, यानी 630 टिकट प्रथम श्रेणी के लिए हैं, तो पूरे टिकट बताना है। तो एक चीज़ इसमें भी बताते हैं, प्रतिशत में क्या होता है कि प्रतिशत में ये ध्यान देना होता है कि जिस चीज़ का प्राप्तांक दिया हो, अगर हमें पूर्णांक ज्ञात करना, देखिए यहाँ कुल टिकट का मतलब यही है कि कुल कितने हैं, यानी पूर्णांक ज्ञात करना है। तो जिस चीज़ का प्राप्तांक दिया हो प्रतिशत उसी का ढूंढना होता है। तो यहाँ देखिए प्रथम श्रेणी के टिकटों का प्राप्तांक दिया है, ठीक है। अब प्राप्तांक पूर्णांक क्या है, तो देखिए कोई चीज़ आपको जब लगे कि ये टोटल है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक मिश्रण है, अगर हम कहें कि मिश्रण 3 किलो है, तो देखिए मिश्रण जो होगा वो पूर्णांक होगा। अगर मैं ये कह दूं कि मिश्रण में चीनी 1 किलो है, तो किसी भी मिश्रण में अकेले चीनी मिश्रण नहीं बना सकती है, उसमें दूसरी भी चीज़ शामिल होंगी, ठीक है। तो किसी भी पूरी सी बड़ी सी चीज़ के लिए एक छोटी चीज़ अगर दी हो तो ये मान लीजिए कि वो प्राप्तांक है, लेकिन अगर कुल दिया हो या समझ में आए कि ये कुल ही होगी तो वो होता पूर्णांक। जैसे विद्यालय में अगर विद्यार्थियों की संख्या दी हो तो वो पूर्णांक होगा, लेकिन अगर लड़कों की संख्या दी हो, जैसे कि एक विद्यालय में 45 लड़के हैं, तो लड़कों से ही पूरे विद्यार्थी नहीं बनते हैं, इसलिए वो प्राप्तांक होगा, समझ रहे हैं। तो इसी तरह प्रथम श्रेणी के जो 630 टिकट हैं ये प्राप्तांक होंगे और इसी का प्रतिशत दिया है 30%। तो इसका मतलब पूर्णांक निकालने के लिए हम सीधे 30% बराबर, क्योंकि प्रथम श्रेणी के दोनों दिए हैं इसलिए दोनों को बराबर कर देंगे। अब 30% को हम कैसे लिखेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का बटा करते हैं, तो हमने बटा कर दिया बराबर 630। अब इनका दोनों का तिर्यक गुणा करो, तो 630 गुणे 100 बटा 30, ये वाला 30 नीचे आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल, 63 को काटे तो 21, अब 21 का 100 पे गुणा तो 2100, समझ रहे हैं। तो किसी सूत्र की ज़रूरत नहीं है, कुल टिकट जो होंगी वो 2100 होंगी और 2100 का 30% 630 वो होंगे प्रथम श्रेणी की, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा। अगला सवाल 8वां सवाल कह रहा है कि 4 के घाते 7
गुणे 6 के घाते 7 और 9 के घाते 7 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कुल कितने होंगे, यानी संख्या ज्ञात करना है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो देखिए, गुणनखंड से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन गुणनखंड में बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये ध्यान दीजिए। तो कन्फ्यूजन क्या होता है, गुणनखंड में 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है गुणनखंड, समझिए ध्यान से समझिए, गुणनखंड, इसी को हम अपवर्तक बोलते हैं, अपवर्तक। दूसरा होता है गुणज, गुणज, और इसको हम अपवर्त्य बोलते हैं, अपवर्त्य, ध्यान दीजिए। और तीसरी चीज होती है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अब ये तीनों क्या है, तो देखिए गुणनखंड क्या होता है कि जैसे हमें 24 के गुणनखंड निकालना है, तो इसको 1 से कटता है, फिर 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 12 से कटता है, 24 से कटता है। तो ये जो हुए 1 2 3 4 6 12 24, ये 24 के गुणनखंड है या अपवर्तक है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 24 के गुणज ज्ञात करो। ठीक है, तो 24 के गुणज भी देख लीजिए। 24 के गुणज अगर हमें निकालने के लिए बोलेगा तो हम 24 एक्का 24, 24 दूनी 48, 24 तिरका 72, 24 चर को 96, यानी आप समझ गए कि क्या किया जाएगा। तो ये जो होते हैं ये गुणज या अपवर्त्य होते हैं। समझ में आए, गुणज का मतलब उसे हो यानी पहाड़े को कहते हैं। 24 में 1 का गुणा, फिर 24 में 2 का गुणा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो 24 को यानी इस तरह से काटना होता है। ठीक है, यानी ऐसे गुणनखंड जो टोटल संख्या अभाज्य ही आए। अब इसमें 6 आया, फिर 2 से काटे 3, फिर 3 से काटे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हुआ अभाज्य गुणनखंड। आगे आ गई बात समझ में। अब आगे देखते हैं इसके क्या होंगे। तो 4 के घाते 7 गुणे 6 के घाते 7 गुणे 9 के घाते 7। अब यहाँ पर क्या है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। तो इन्हें हम अभाज्य बनाएंगे। तो 4 को अगर काटेंगे तो 2 2 फिर 1 कट गया, फिर 6 को काटें अभाज्य गुणनखंड करें इनके, तो ये ऐसे हुआ। 9 को काटें तो 3 और 3 से 3 कटा, ये यानी 4 की जगह हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और ये अब अभाज्य हैं अभाज्य, और घाते 7। ठीक है, सही है। गुणे 6 को अगर लिखेंगे तो 2 गुणे 3 और घाते 7, गुणे इसी तरह 9 को 3 गुणे 3 और घाते 7। अब ध्यान से देखिए, तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, यानी सभी अभाज्य। अब अलग अलग क्या करना है, सब की घाते अलग अलग लगा देना है। 2 की घाते 7, फिर 2 की घाते 7, इन दोनों में लगा दिए। अब इसका इन पे दोनों में लगाएंगे, 2 की घाते 7, 3 के घाते 7, यहाँ भी 3 के घाते 7 और 3 के घाते 7। अब घातों को जोड़ लेना है। 7 7 14, 14 7 21, 21 7 28, 28 7 35, 35 7 42, यानी टोटल जो होंगे वो गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 42 आंसर। ठीक है, तो अब जो इसमें 42 होगा वही करेक्ट होगा, तो 42 डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, वह संख्या ज्ञात करें जिसे 8 12 4 तथा 20 से विभाजित करने पर हर दशा में एक शेष बचता हो। ठीक है, यानी 8 12 4 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है, तो देखिए अगर हमसे कोई संख्या पूछे कि 8 12 4 और 20 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो देखिए 8 12 और 4 और 20 से वही संख्या विभाजित होगी जो इनका लासा होगा, यानी एलसीएम होगा। ठीक है, लेकिन वो एलसीएम ऐसा होगा कि वो सबसे छोटी संख्या होगी जो 8 12 4 और 20 से विभाजित होगी। ठीक है, जरूरी नहीं है, इसमें ये नहीं कहा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एलसीएम ही हो। ठीक है, एलसीएम का 2 गुना 3 गुना भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी क्या करना है, 8 12 4 और 20 का एलसीएम लेना है। तो मैं आपको बताऊं कि सबसे सरल तरीका क्या होता है एलसीएम का, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ली जाती है 20। अब यहाँ 20 जो है वो 4 से कट रहा, इसलिए 4 को हम काट दिए। अब 20 इन दोनों से नहीं कट रहा। ठीक है, तो 20 को 2 गुना करते हैं 40। अब 40 देखो तो 8 से कट रहा है, इसलिए 8 सही हो गया।
अब बचा है 12, तो 12 के लिए करते जाएंगे तो इसको 2 गुना कर लो 80, तो 12 से 80 कट रहा, नहीं कट रहा। ठीक है, 12 से अब 40 और जोड़ लो, यानी 40 तिरका 120, 20 का ही पहाड़ा पढ़ते जाना, 20 दूनी 40, 20 त्याई 60, है ना। तो 60 तो कट रहा, 12 से 60 कट रहा, लेकिन 8 नहीं कट रहा, इसलिए अभी हटाएंगे। फिर 60, 20 चौको 80, 80 से 8 कट रहा, लेकिन 12 से नहीं कट रहा 80। ठीक है, 8 से 80 कट रहा, फिर 120 कर लेंगे, तो 12 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा, 4 से, यानी टोटल 120 आया। या फिर अपना लासा ही ले लीजिए। ठीक है, तो 120 इनका लासा आया। लेकिन इसमें ये नहीं कहीं कहा इस सवाल पे कि वह छोटी से छोटी, नहीं तो 120 ही होता। अब क्या करेंगे कि प्रत्येक दशम में एक शेष बचे, वो बाद में देखेंगे। अब देखेंगे कि ऑप्शन पे 120 के नज़दीक कुछ है, तो 120 तो किसी के नज़दीक नहीं है, तो हम 120 का 2 गुना करेंगे, 240। ठीक है, तो 240 भी होगी, जो 8, 12, 4 और 20 से कटेगी। अब सभी में से एक शेष बचाना है, तो एक जोड़ दीजिए, यानी 241 होगा। अब अगर आप 241 पे 8 का भाग देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 12 का देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 4 का देंगे तो भी एक शेष बचेगा, 20 का देंगे तो भी एक शेष बचेगा। ठीक है, बस ये है कि इसमें छोटी से छोटी नहीं कहा, इसीलिए 121 नहीं हुई। ठीक है, नहीं तो 121 ही होती, लेकिन इसमें छोटी से छोटी नहीं कहा, बड़ी से बड़ी कहा, तो ऑप्शन के अनुसार करेंगे और 241 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको मतलब नहीं ये क्वेश्चन आ रहा, तो फिर 8, 12, 4 और 20 का सभी पर भाग दें, जिस पर एक शेष बचेगा सभी में से वही आंसर होगा, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 185 हो, ठीक है, तो 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 185 हो तो उनका मासा ज्ञात करो। ठीक है, यानी मासा आपका कह रहा है। तो ध्यान से देखिए, 10वां क्वेश्चन है, अभी हमारा 10वां क्वेश्चन चल रहा है। तो यदि 2 सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सबसे पहले तो सहअभाज्य संख्याओं को समझिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 3 और 5 कर रहा हूँ, एक कर रहा हूँ 8 और 10, ठीक है, और एक ले रहे हैं हम 9 और 8। ठीक है, ये दो संख्याओं का जोड़ा होता है सहअभाज्य संख्या, पर मैं समझा रहा हूँ कि आप सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 3, 5 जो है ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, 3 भी और 5 भी। ठीक है, 8, 10 ये दोनों भाज्य संख्या है, 9, 8 भी भाज्य संख्या है। लेकिन ध्यान से देखिए, क्या 3 से 5 कट रहा है? नहीं कट रहा। 5 से 3 कट रहा? नहीं कट रहा। इसीलिए ये दोनों क्या है? सहअभाज्य, यानी को प्राइम नंबर। ठीक है, सहअभाज्य हैं। ठीक है, अब 8, 10 को ध्यान से देखिए, तो ये दोनों भाज्य हैं और ये 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, इसलिए सहअभाज्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, एक दूसरे से किसी भी प्रकार नहीं कटना चाहिए तो सहअभाज्य हैं, अगर एक दूसरे से किसी तरह से भी कट गई तो सहअभाज्य नहीं। अब इसमें देखिए ये दोनों भाज्य हैं, लेकिन एक दूसरे से किसी तरह से भी नहीं कट रही। ये 2 से कट रहा तो ये 2 से नहीं कट रही, ये 3 से कट रहा तो ये 3 से नहीं कट रही, इसलिए ये सहअभाज्य हैं। ठीक है, अब बात समझ में आई होगी कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब जो 2 सहअभाज्य संख्या होंगी, हमेशा सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है, उसका गुणनफल से हमसे मतलब नहीं है। अभाज्य संख्याओं का मासा जो होता है वो हमेशा 1 होता है। वो भटकाने के लिए आपको कुछ भी बोले कि गुणनफल ये है, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं होंगी। अब 9, 8 का अगर आप मासा निकालेंगे तो 1 ही तो आएगा, 3, 5 का मासा निकालेंगे तो 1 ही तो आएगा, इसीलिए सहअभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और 50वें का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 51 वाला। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। बोला 10 18 छोटी